चैप्टर का मार्किंग स्कीम 5 to 7 मार्क्स का है, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स का आएगा, विद ऑप्शन 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है। चैप्टर किसके बारे में? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन नाम क्यों पढ़ा? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन नाम पढ़ने के पीछे कारण ये है कि ये चैप्टर एक ऐसे केमिकल के बारे में जो अल्केन से बनता है। अब अगर कोई चीज अल्केन से बनेगी तो उसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, राइट, क्योंकि वो अल्केन से डिराइव हुआ माना जाएगा। तो ये चैप्टर इसी केमिकल के बारे में है, एक ऐसा केमिकल जो अल्केन से डिराइव हुआ है। अब सवाल ये है कि अल्केन से डिराइव कैसे हुआ? तो अल्केन से ये डिराइव हुआ हैलोजन लगाकर, इसीलिए पूरा नाम बन गया हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। मतलब अल्केन का एक ऐसा डेरिवेटिव जो हैलोजन लगाने से मिला है। तो नाम का मतलब समझ गया। चैप्टर एक ऐसे केमिकल के बारे में है जो अल्केन से बनेगा। कैसे बनेगा वो केमिकल अल्केन से? अल्केन में हैलोजन लगाने से। तो इस ब्लू वाले डायग्राम को देख लो, आपके पास एक अल्केन है, उस अल्केन में आपने हैलोजन लगा दिया तो एक नया केमिकल बनेगा। उस नए केमिकल को आप किस नाम से बुलाओगे? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। पहला सवाल, क्या सर कोई भी हैलोजन चलेगा? नहीं, सिर्फ 4 हैलोजन चलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन नहीं चलेगा। एस्टेटिन इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 8.1 आवर्स होती है, प्लस वो रेडियो एक्टिव है, तो इसको लैब में हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो टोटल हैलोजन 5 है, पर चैप्टर में आप मुझे सिर्फ 4 को ही पढ़ाते देखोगे। इन चारों में भी जो बीच के 2 पे मैंने टिक लगाया है वो इसलिए क्योंकि वो दोनों सबसे ज्यादा आप देखोगे। ठीक है। तो फाइनली अल्केन से एक केमिकल बनाना है। कैसे? हैलोजन लगाकर। जो नया केमिकल बनेगा उसका नाम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्लियर? नाउ अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो ये जो नया केमिकल बन रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+1x। यहां से एक हाइड्रोजन हम हटाएंगे अल्केन का और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हैलोजन से, इसीलिए +2 की जगह आप देखो यहाँ पे +1 हो गया। ठीक। तो अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 और उससे बनने वाले डेरिवेटिव का फॉर्मूला CnH2n+1x। पर ये जो फॉर्मूला है ये हैलोजन के सारे डेरिवेटिव्स पे अप्लाई नहीं होता। ठीक। हैलोजन के सारे डेरिवेटिव से मेरा क्या मतलब है? क्योंकि हैलोजन का कोई एक ही डेरिवेटिव नहीं है, 4 डेरिवेटिव है। उसमें से ये फॉर्मूला सिर्फ एक ही को रिप्रेजेंट करता है। किसको? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को। ठीक है। ये इकलौता डेरिवेटिव नहीं है, इसके अलावा 3 और भी है, वो अभी आप पढ़ोगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ हैलोजन के एक ही डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। कौन से वाले डेरिवेटिव को? मोनो हैलोजन। ठीक है। इस पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सो आप लोगों का पेपर ऑलमोस्ट इजी आएगा, तो शायद इस साल भी इस पे कोई क्वेश्चन ना आए। इस पे से मेरा मतलब है जनरल फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो आप लोगों को भी ऑलमोस्ट तो नहीं आना चाहिए, फिर भी नॉलेज पर्पस के लिए बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आया है तो इसको ध्यान से पढ़ो। अब क्लासिफिकेशन हैलोजन डेरिवेटिव्स का अलग अलग स्टाइल में किया जाता है। जैसे पहला क्लासिफिकेशन मैंने किया है कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अल्केन में आप कितने हैलोजन लगा रहे हो, सबसे पहला क्लासिफिकेशन उसी हिसाब से किया हमने। आप हो सके तो अल्केन में एक ही हैलोजन लगाना चाहोगे, या हो सकता है आप 2 लगाना चाहो, या 3 लगाना चाहो, या 4 लगाना चाहो। इस हिसाब से अल्केन के टोटल 4 डेरिवेटिव पॉसिबल है। कौन से 4 डेरिवेटिव? एक डेरिवेटिव वो जिसमें आपने एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन से रिप्लेस कर दिया है। आपने अल्केन लिया, अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह एक हैलोजन लगा दिया, तो जो डेरिवेटिव बनेगा उसको आप बोलोगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। राइट। उसका एक एग्जांपल मैंने नीचे लिख दिया है, ये रहा उसका एग्जांपल। ठीक। दूसरा एक डेरिवेटिव वो भी पॉसिबल है जिसमें आप 2 हाइड्रोजन हटा दो और 2 हैलोजन लगा दो। ऐसे डेरिवेटिव को आप बोलोगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है। तो जब आपने एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन लगाया तो मोनो हैलोजन, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हैलोजन लगा दिया तो डाई हैलोजन। अब सिमिलरली आपने 3 हाइड्रोजन हटाए, 3 हैलोजन लगा दिए तो ट्राई, और चारों हाइड्रोजन हटाकर 4 हैलोजन लगा दिए तो टेट्रा। तो इस हिसाब से हैलोजन डेरिवेटिव्स टोटल कितने टाइप के हो सकते हैं? 4 टाइप के। या तो आप एक हैलोजन लगाकर मोनो हैलोजन बना लो, 2 से आप डाई हैलोजन बना लो, 3 से आप ट्राई बना लो, 4 से आप टेट्रा बना लो। टोटल 4 हैलोजन डेरिवेटिव्स आप बना सकते हो। चारों के एग्जांपल्स मैंने नीचे लिख दिए हैं। पहले वाले का जो एग्जांपल है CH3Cl या CH3Br कंसीडर कर लो। चैप्टर में भी यही बार बार रिपीट होगा, तो मैंने जानबूझकर वही वाले लिखे हैं। डाई हैलोजन में जो डेरिवेटिव मैंने लिखा है CH2Cl2, इसका कॉमन नेम है मिथिलीन क्लोराइड। होना चाहिए था डाई क्लोराइड,
पर आप इसको क्लोराइड या डाइक्लोराइड दोनों में से कुछ भी बुला सकते हो, ठीक है। दूसरा, इसका IUPAC नेम से ये ज्यादा फेमस है, इसका IUPAC नेम है डाइक्लोरोमीथेन, तो इसका एब्रीविएटेड फॉर्म बनता है DCM। मार्केट में भी ये DCM के ही नाम से फेमस है। कॉफी बीन्स में से कैफीन निकालने का काम करता है ये, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। तीसरे वाले से आप लोग काफी ज्यादा फेमिलियर रहोगे, क्लोरोफॉर्म। इसी का एक और भाई है आइडोफॉर्म, ये बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। ये किस में आएगा? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स में, क्योंकि इसमें 3 हैलोजेंस है, ठीक। देन कम्स टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार सुना होगा, सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है ये लैब्स में। तो टोटल 4 हैलोजन डेरिवेटिव्स है, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, ठीक है। अब इन चारों पे ही एक क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 3 स्टार लगा कर रखे हैं। 3 स्टार लगाने का एक कारण ये कि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, दूसरा कारण ये कि आपका चैप्टर मोर देन 90% इसी के ऊपर है। टोटल डेरिवेटिव तो 4 है, पर 4 में से आपका चैप्टर मेजरली मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स पे ही फोकस करता है। 10% बस बाकियों का थोड़ा बहुत यहाँ वहां डिस्कशन है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप इसी के बारे में पढ़ोगे। और अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले जो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा था वो भी इसी का था। ये जो ऊपर मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा था, मैंने कहा था ना कि टोटल 4 डेरिवेटिव्स हैं, पर ये फॉर्मूला सिर्फ उनमें से किसी एक को ही रिप्रेजेंट करता है। नाउ यू कैन यूज योर कॉमन सेंस एंड फाइंड आउट द आंसर बाय योरसेल्फ। आप आंसर खुद भी ढूंढ सकते हो। कैसे? ये फॉर्मूला सिर्फ मोनो को ही इसलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें एक ही हैलोजन है ना, तो बाकी के डेरिवेटिव्स को तो आप इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी के डेरिवेटिव्स में तो एक से ज्यादा हैलोजन होगी, तो क्या वो फॉर्मूला अप्लाई होगा डाई, ट्राई, टेट्रा पे? सो दैट्स द रीजन कि मैंने कहा था कि वो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए है। इस पूरे चैप्टर में मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स को मैं बार बार अल्काइल हैलाइड बुलाऊंगा। ये इतना बड़ा नाम मैं हर बार नहीं बोलूंगा, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। आई वुड प्रेफर टू कॉल इट अल्काइल हैलाइड। तो जब भी मैं अल्काइल हैलाइड बोलूं, आप समझ जाना मैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स की ही बात कर रहा हूं। ओके, नाउ ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। आफ्टर दिस देयर इज अ सेकंड क्लासिफिकेशन। ये मैंने किया है इस बेसिस पे कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो किस टाइप का कार्बन एटम है। अब कार्बन टोटल 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, राइट। तो पॉसिबल है कि हैलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हो, पॉसिबल है कि कार्बन सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड हो, पॉसिबल है कि टर्शियरी से अटैच्ड हो, क्वाटरनरी से अटैच्ड नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कार्बन तो 4 टाइप के होते हैं, पर यहां पे मैं आपको सिर्फ 3 ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि चौथा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो भी आप अभी समझ जाओगे। पहली बात, पहले वाला देख लो जिसको कि मैं बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर की पूरा चैप्टर फोकस्ड है, अल्काइल हैलाइड। उसमें जो मेरा हैलोजन है वो जिस कार्बन पे है वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है। अगर आप नहीं जानते कि व्हाई एम आई कॉलिंग दैट अ प्राइमरी कार्बन, कारण है कि वो एक ही और कार्बन से अटैच्ड है। तो जब कोई कार्बन सिर्फ एक ही और कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसको प्राइमरी बोला जाता है। अगर एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड हो, जैसे यहाँ पे मैंने किया है, तो वो सेकेंडरी कार्बन होता है, ठीक है। और अगर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड हो तो उसको हम लोग टर्शियरी कार्बन बोलते हैं, जो कि अगला वाला एग्जांपल है। So you can clearly see that in first example my halogen is on a primary carbon, इसीलिए इस अल्काइल हैलाइड को हमने नाम दिया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक। दूसरे वाले में मेरा हैलोजन सेकेंडरी कार्बन पे है। क्यों बुला रहा हूं मैं उसको सेकेंडरी कार्बन? क्योंकि वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, देखो एक लेफ्ट साइड में और एक डाउन साइड में, राइट। तो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन हुआ, एंड व्हेनेवर योर हैलोजन इज अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन एटम, आप उसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बुलाओगे। और लास्ट वाले में आप देखोगे कि हैलोजन किससे अटैच्ड है? टर्शियरी कार्बन से। क्यों बुला रहा हूं मैं उसको टर्शियरी कार्बन? क्योंकि वो जो सेंट्रल कार्बन है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दैट कार्बन अ टर्शियरी कार्बन एटम। तो लास्ट वाले एग्जांपल में हैलोजन टर्शियरी कार्बन पे है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये जो मैंने एरोस बनाए हैं वो एरो से मैं ये समझा रहा था कि पहले वाले में जो हलाइड है वो प्राइमरी पे है, दूसरे वाले में जो हलाइड है वो सेकेंडरी पे है, तीसरे वाले में जो हलाइड है वो टर्शियरी पे है। तो वो एरो का लॉजिक समझ गया कि मैंने वहां पे एरो क्यों बनाया था, राइट। एंड हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाई क्वाटरनरी इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे राइट साइड में ब्लैक बॉक्स में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाई क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड इज नॉट पॉसिबल। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये सवाल हम पढ़ ही क्यों रहे, व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड। वो इसलिए क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में
हैलोजन प्राइमरी पे था, सेकेंडरी में सेकेंडरी पे था, टर्शरी में टर्शरी पे है, तो लोग पूछेंगे ना कि फिर क्वाटरनरी में क्वाटरनरी पे क्यों नहीं है। सो यू शुड नो कि क्वाटरनरी में हैलोजन के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है, क्योंकि कार्बन को अगर आप क्वाटरनरी बनाने जाओगे सो यू विल नीड टू अटैच इट विथ 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। एक कार्बन को क्वाटरनरी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस कार्बन को 4 अलग अलग कार्बन से कनेक्ट करना पड़ता है। तो क्वाटरनरी बनाने के चक्कर में आप ऑलरेडी उसको 4 कार्बन से कनेक्ट कर चुके रहोगे, और कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी होती ही 4 है, तो हैलोजन के लिए तो जगह ही नहीं बची ना, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। अब कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि एक काम करते हैं ना, एक कार्बन कम कर देते हैं, उसकी जगह हैलोजन लगा देते हैं, पर अगर आपने कार्बन कम किया तब तो वो क्वाटरनरी कार्बन ही नहीं रहा ना, तब तो वो टर्शरी हो जाएगा। क्वाटरनरी होने के लिए द मिनिमम कंडीशन इज कि कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होना ही चाहिए। अगर आप उन चारों में से एक भी कार्बन को हिलाओगे तो वो कार्बन क्वाटरनरी ही नहीं रहेगा। सो आप फाइनली फंस चुके हो, आप क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड नहीं बना सकते, राइट? क्योंकि क्वाटरनरी के चक्कर में आप एक कार्बन को 4 कार्बन अटैच करोगे ही करोगे, और एक बार अगर एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच हो गए तो फिर वो कोई 5वां बॉन्ड बना ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड्स आर नॉट पॉसिबल। सेकंड क्लासिफिकेशन इज क्लियर? ठीक, मैं इसका एक सिंपल चार्ट भी आप लोगों को अभी फॉरवर्ड कर दूंगा आफ्टर द लेक्चर। ये इतना आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा है ना, उसमें सिंपल में इतने से ही डायग्राम में पूरा चार्ट आ जाएगा, तो एग्जाम के दिन बस वही देख के चले जाना ऊपर ऊपर, ठीक है? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो उतने से चार्ट में आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा, तो यहाँ पे बस कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन में आप ये देखोगे कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है, ठीक है? अब हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है सो यू माइट बी स्ट्रगलिंग विद द हाइब्रिडाइजेशन। डन। अब यहाँ पे हम लोग पूरा हाइब्रिडाइजेशन तो कवर अप कर नहीं सकते, सो हैव अ वेरी शॉर्ट ट्रिक हियर। इस ट्रिक से आपका 12th का काम चल जाएगा। ट्रिक ये है कि आप सिर्फ कार्बन के बॉन्ड्स देखो, अगर कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बना रहा है तो आप बोल देना कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो आप बोल देना उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो आप समझ जाना उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसका सिंगल डबल बॉन्ड से क्या लेना देना है, नाउ दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस ऑल दैट। एनईटी की बैच में मैं सब कुछ पढ़ा ही चुका हूं आप लोगों को, और आप में से मोस्ट ऑफ द लोग जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ा उनको भी ये सब मैंने क्लियर करवाया है। फिर अगर हम फ्यूचर में कहीं मिले तब देख लेंगे कि ये इसका कनेक्शन क्या है सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से। अभी बस हम लोग ये एग्री कर लेते हैं कि बॉन्ड देखकर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन गेस कर लेंगे, ठीक है? अब इसी बेसिस पे मैंने सबसे पहले sp3 वाले एग्जांपल्स लिखे हैं। sp3 वाले एग्जांपल्स में मैंने आपको 2 दिया, एक अल्काइल हैलाइड और एक अलाइलिक हैलाइड। अल्काइल हैलाइड sp3 में क्यों आया, क्योंकि अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन है देखो उसने सारे बॉन्ड सिंगल ही बनाए हैं कि नहीं, और अगर कार्बन ने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए तो ऐसा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। मतलब अल्काइल हैलाइड में हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अल्काइल हैलाइड किस में आना चाहिए, sp3 में आना चाहिए यानी, यस। नेक्स्ट अलाइलिक हैलाइड। अब अलाइलिक हैलाइड समझने के लिए आपको पहले विनाइल की समझ होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज विनाइल? विनाइल इज CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके? CH2 डबल बॉन्ड CH इज व्हाट? विनाइल। इसी में अगर आप एक कार्बन और बढ़ा दो, when you increase one more carbon in vinyl, that new carbon becomes allylic carbon। तो अगर आपसे मैं बोलूं ड्रॉ allylic halide, तो आपको समझ जाना है कि halide कहां आना चाहिए, allylic कार्बन पे। क्या होता है allylic कार्बन? पहले आप विनाइल ड्रॉ करोगे, विनाइल के लिए आप इतना लिखोगे ही, उसी में एक कार्बन और बढ़ा दो, तो जो नया वाला कार्बन होगा वो allylic होगा, उसी पे halide लगा देना। देखो वही किया है मैंने यहाँ पे, ये यहां तक विनाइल है, डन, और इसके आगे वाला जो कार्बन है वो allylic है, उसी पे देखो आपका हैलोजन है। तो ये केमिकल कंपाउंड किस कैटेगरी में आएगा? अलाइलिक हैलाइड में। पहले अलाइलिक हैलाइड क्या होता है ये समझ गया, इसको मैं अलाइलिक हैलाइड क्यों बोला रहा हूं। नेक्स्ट, अब ये CsP3 में क्यों आ रहा है? व्हाई एम आई कंसीडरिंग इट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि इसमें जो X है वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन ने तो सारे बॉन्ड सिंगल ही बनाए ना, और हमको इसी कार्बन को टारगेट करना है, तो इस कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है, इसका मतलब ये भी sp3 में ही आएगा। अब ये एक बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है जब पेपर टफ बनाना होता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो उनको याद आती है ये लेफ्ट साइड वाली ट्रिक कि सर ने बोला था डबल बॉन्ड दिखा तो sp2 बोलना है, और इसमें डबल बॉन्ड दिख भी रहा है।
राइट। इसमें भले ही डबल बॉन्ड दिख रहा है, बट यू मस्ट रिमेंबर कि सर ने ये भी बोला था कि आप उस कार्बन को देखोगे जो हैलोजन से अटैच्ड है, बाकी के कार्बन से आपको लेना देना नहीं है। तो इसमें जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो हैलोजन से अटैच्ड है क्या? नो। सो हमको उसका हाइब्रिडाइजेशन देखना था क्या? बिल्कुल नहीं। हमको तो उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से लेना देना है ना जो हैलोजन से अटैच्ड है। और अलाइलिक में जो कार्बन हैलोजन से अटैच्ड होता है वो sp3 होता है, ठीक है, क्योंकि उसने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पहला एग्जांपल विनाइल है, दूसरा एग्जांपल अराइल है। विनाइल अब आप लोग ऊपर सीख ही गए, CH2 डबल बॉन्ड CH है, राइट। CH2 डबल बॉन्ड CH का जो दूसरा वाला कार्बन होता है जिसका एक बॉन्ड बाकी होता है, इफ हैलोजन इज ऑन दैट कार्बन एटम, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 ही होगा ना। यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है ना, अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 बोलोगे, तो यहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। यस। और लास्ट वाले अराइल हैलाइड में जो हमारा हैलोजन है वो सीधे सीधे बेंजीन से अटैच्ड है, एंड यू ऑल नो कि बेंजीन के सारे कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो बेंजीन के तो सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बेंजीन में हैलोजन इज अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यस, इसीलिए आपका विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड किस में आता है? sp2 में। ये क्लियर है? यहां तक हाइब्रिडाइजेशन में कोई डाउट? नेक्स्ट, sp वाले पे कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दिया है। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है, पूछो। नो सर, नो। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन बस खाली मैंने दे दिया है, वो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में ही नहीं है। नेक्स्ट, ये जितना क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये पहले आ चुका है, अक्टूबर 14 का क्वेश्चन है, पूछा गया था अल्काइल हैलाइड्स किस में आते हैं, तो वो आपने सबसे पहले ही पढ़ लिया था। इन चारों में से अल्काइल हैलाइड किस में आता है? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स में। रेफर द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। ये देखो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन का पहला ही डब्बा जिसका मैंने ऊपर आपको जनरल फॉर्मूला बताया था। सी, इफ यू वांट टू टेक more and more benefit of this session, keep on revising। जो मैं बोल रहा हूँ उसको जितना फास्ट रिवाइज करोगे उतना अच्छा आप उसको रिकॉल कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। सो अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे रिकॉल करो। ये आपका रेगुलर लेक्चर नहीं है, तो यहाँ पे आपको वापस से सब कुछ पूरा रिवीजन करने के लिए अब टाइम बचा ही नहीं है। अगर आप मेरे ही साथ बार बार बोलते जाओगे अपने मन में, तो आपको बाकी का जो टाइम है वो आप फिजिक्स, मैथ्स और बायो को दे पाओगे। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा फिर आप वापस से बैठकर उसको रिवाइज करोगे, देन व्हाट्स द पॉइंट। इससे अच्छा तो फिर मैं आपको नोट्स दे देता, फिर आप आराम से पढ़ लेते। तो आप जैसे, मैं फास्ट जानबूझ कर बोल रहा हूँ, रिवीजन ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम है भी नहीं कि आप आराम से 10-10 घंटा लेकर रिवीजन करो। मेरे पास दो ही चॉइस है, या तो मैं मेजर चैप्टर्स लूं ताकि आपके ज्यादा मार्क्स कवर अप हो, पर मेजर चैप्टर्स लूंगा तो वो टाइम ज्यादा लेंगे। टाइम कम करने का एक ही तरीका है कि मैं फास्ट बोलूं, ठीक। और आप पूरा ध्यान लगाकर बस सोचते जाओ। अगर मैं कुछ भी बोल रहा, देखो यहाँ पे ये होगा, तो सोचो इन्होंने ये कब बताया। अब जैसे अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बोल दिया कि अल्काइल हैलाइड किस में आते हैं? मोनो हैलोजन। तो सोचो इन्होंने अल्काइल हैलाइड कब बताया? हाँ, ऊपर ये क्लासिफिकेशन में बोल रहे थे। मोनो हैलोजन कब बताया उन्होंने? हाँ, वहां पे उन्होंने बताया था 4 टोटल हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। और अल्काइल हैलाइड किस में था? फर्स्ट वाला ही अल्काइल हैलाइड था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ चुका है। आफ्टर दिस कम्स आवर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में मैंने जो सबसे डिफरेंट वाले हैं बस वही लिखे हैं, तो आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। ओके, नाउ कॉमन सिस्टम में जो भी क्वेश्चंस जो आए प्रीवियस ईयर में वो कॉमन सिस्टम पे नहीं आए, IUPAC पे आए, ठीक। पर इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, तो फटाफट पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको मैंने ऐसा एक सिंपल अल्काइल हैलाइड दिया है, ऑल यू हैव टू डू इज, आपको बस इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। क्या लिखा हुआ है उस स्टैंडर्ड में? कि जो भी स्ट्रक्चर सामने आ रहा है उसमें से पहले अल्काइल ढूंढो। कैसे ढूंढोगे अल्काइल? नंबर ऑफ कार्बन देखोगे उसके अंदर कितना है। जैसे अगर इसमें एक कार्बन है तो आप बोलोगे मिथाइल है, 2 होता तो आप इथाइल बोल देते, 3 होता तो आप प्रोपाइल बोल देते। डन। याद रहे, प्रोपाइल से N लगना शुरू हो जाता है स्ट्रेट चेन में। यस, तो ये किस में आएगा? मिथाइल क्लोराइड में। अब यहां पे मैंने ये आइसो क्यों लगाया है? इन दोनों स्ट्रक्चर्स को साथ में ही पढ़ो। इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो हैलोजन है, ध्यान से देखो, वो सेकेंडरी कार्बन पे है दोनों भी स्ट्रक्चर्स में, बराबर। पहले वाले स्ट्रक्चर में CH3 CH CH3 ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जब भी, अब 2 रूल्स हैं आइसो लगाने के। पहला रूल कि हैलोजन किस पे होना चाहिए?
सेकेंडरी कार्बन पे, जो कि है। दूसरा रूल कि CH3 CH दिखाई देना चाहिए, वो भी दिखाई दे रहा है, तो आप प्रीफिक्स क्या लगाओगे, आइसो। अब अगले वाले पे जाओ, हैलोजन किस पे है, सेकेंडरी पे, फर्स्ट रूल चेक्ड, पर क्या यहाँ पे CH3 CH3 दिख रहा है, सो सेकेंड रूल यहाँ पे ओबे नहीं हो रहा है। जब भी फर्स्ट रूल ओबे हो जाए पर सेकेंड ना हो, तब आप सेकेंडरी लगाओगे, ठीक है। तो ये वाला हुआ आपका प्राइमरी, सॉरी आइसो, और ये वाला हुआ आपका सेकेंडरी, बराबर सर। आइसो और सेक रिवाइज हो गया। सेक के लिए मैंने आप लोगों को रेगुलर लेक्चर्स में भी बताया, जब आइसो पॉसिबल ना हो तब सेक लगाते हैं, ठीक। यस आर्या। सर दोनों साइड में इथाइल इथाइल ही है ना? वो वैसे नहीं देखते हैं, आप बस अभी ये स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH3। तो अभी बोर्ड एग्जाम में आपको इतना ही आएगा, बाकी आप एनईटी के लेक्चर्स में मेरे से ये पूछ लेना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले वाले में देखो, हैलोजन किस पे अटैच्ड है, एक ऐसे कार्बन पे जो 3 कार्बन से अटैच्ड है। ऐसा कार्बन टर्शरी कार्बन होता है, और टर्शरी कार्बन का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है टर्ट, ठीक, ठीक है। यहां पे हैलोजन किस पे अटैच्ड है, एक ऐसे कार्बन पे जो कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है, डन। एक कार्बन अगर 4 कार्बन से अटैच्ड है तो उसका प्रीफिक्स होता है नियो, डन। तो ये सारे प्रीफिक्सेस मैंने मेन पढ़ा दिए, और भी बहुत ज्यादा मैं इसके डिटेल में जा सकता हूं, पर इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। एंड अगेन आई एम रिवाइजिंग कि मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज आपको मुझे वो क्वेश्चंस पढ़ाने जो आपके अभी एग्जाम में आने वाले हैं। सो यू विल बी हैविंग टाइम इन फ्यूचर ऑल्सो, आप वहां पे मेरे से डिटेलिंग पूछ लेना। जैसे रेगुलर लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस पे बहुत अच्छा एक सवाल पढ़ाया था कि नियो किस में आता है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी में। अब उस तरह के सवाल अगर मैं यहाँ डिस्कस करने बैठूंगा तो दिस विल टेक मोर टाइम, तो यहाँ अभी उसको मैं अवॉइड कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी वो एग्जाम में नहीं आ रहा है, ठीक है। Now let's understand IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature में you all know कि जैसे ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, सबसे पहला काम है आपका टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आफ्टर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, आप उस चेन की नंबरिंग कर देते हो। नंबरिंग करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखते हो कि हैलोजेंस को कम से कम नंबर मिले। तो ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में इस टाइप के स्ट्रक्चर के आने की पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट एक बार इस पे क्वेश्चन आया भी है, जो मैं आपको अभी नीचे दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ मैंने ज्यादा स्ट्रक्चर्स इसलिए डिस्कस नहीं किए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को IUPAC नॉमेनक्लेचर आता ही है। तो जो बेसिक रूल्स है, बस ये 2 स्ट्रक्चर में मैं वो रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जैसे बेसिक रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, नंबरिंग इस तरह से करो कि हैलोजन को कम से कम नंबर मिले, और लिखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको हैलो अल्केन के स्टाइल में लिखोगे, ये जो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड दिया है, ठीक। अब इन केस सेकेंड स्ट्रक्चर में मैंने बस एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया है। पहले सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई कैसे करोगे, देखो सबसे पहला काम, हैलोजन को पकड़ के कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है पहले उसको सेलेक्ट कर लो। सो दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। जो कार्बन इस चेन में ना आ पाए उस कार्बन को हम लोग या तो सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, कुछ लोग साइड चेन बोलते हैं, कुछ लोग ब्रांच चेन बोलते हैं, ठीक। और इसकी नेमिंग किस स्टाइल में की जाती है, अल्काइल के फॉर्म में की जाती है इसकी नेमिंग, डन। तो पहले तो आप अपने स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट हो गया आपका पेरेंट चेन जिसमें हैलोजन आ रहा है और जो लॉन्गेस्ट भी है। दूसरा पार्ट हो गया वो कार्बन्स का जो पेरेंट चेन में नहीं आ पाए, राइट। अब लिखते टाइम आप लोगों को यहाँ पे मैंने ये 2 स्टाइल लिखे, इसमें से आपको ये वाला स्टाइल प्रेफर करना है, ठीक। सबसे पहले आप क्या बताओगे, हैलोजन की पोजीशन। हैलोजन की पोजीशन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, तो आपने पहले बता दिया हैलोजन की पोजीशन इज 1 क्लोरो, ओके। और उसके बाद में जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है आप उसकी पोजीशन बताओगे। सो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, 2। सब्स्टिट्यूएंट का नाम कौन से स्टाइल में रखना है अपने को, अल्काइल के स्टाइल में। कैसे रखेंगे हम लोग अल्काइल के स्टाइल में उसका नाम, कार्बन देखेंगे, कितने कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में, 1, बराबर। तो इस हिसाब से अल्काइल के फॉर्मेट में एक कार्बन का नाम क्या होता है, मिथाइल। इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 पे मिथाइल। तो इस चेन में फर्स्ट पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है,
और फिर ये जो कार्बन की चेन है इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो हाईएस्ट नंबर कितना है 3, उस हाईएस्ट नंबर को देखकर मैंने अल्केन का नाम लिख दिया प्रोपेन। डन, बेसिक रूल्स रिवाइज हो गए। अब इस पे जो क्वेश्चन आया था जुलाई 16 में वो ये था, इस स्ट्रक्चर का आपसे IUPAC नाम पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए पहला रूल कि जितने भी टर्मिनल्स है वहां पे आप डॉट बना के उसकी नंबरिंग कर लो। जैसे देखो मैंने रेड डॉट्स लगा दिए और उसकी नंबरिंग कर ली है। इससे ये पता चल जाता है कि टोटल कितने कार्बन इसके अंदर है। तो नंबरिंग के हिसाब से हम लोगों को ये पता चल गया कि इसके अंदर टोटल 7 कार्बन है, राइट। तो पहले मैंने 7 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन लिखी। ओके, दूसरा, अब इस चेन के अंदर जिस जिस पॉइंट पे कुछ अटैच्ड है वो सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। तो इसमें 2 पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ अटैच्ड है, एक तो 3rd पॉइंट पे और एक 4th कार्बन पे, राइट। अब 3rd पॉइंट को समझने के लिए आपको एक बात का पता होना चाहिए कि अगर इस जिगजैग चेन में अगर ऐसी चेन दी और ऐसा सिर्फ मैं एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दूं, डन, वहां पे एंड पे अगर मैं कुछ ना लिखूं तो उस एंड को आप हमेशा कार्बन मानोगे। और अगर मुझे कुछ लिखना ही होगा तो फिर मैं उसी एंड पे कुछ ना कुछ ऐसा लिख दूंगा, क्लोरीन ब्रोमीन। तो अगर इस एंड पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ लिखा हुआ है मतलब वही प्रेजेंट है वहां पे, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप अपनी तरफ से क्या मान लोगे उसको, कार्बन। इस हिसाब से ये वाला एंड कार्बन का एंड हुआ या नहीं, ये वाला, हाँ यहाँ कुछ नहीं लिखा है, हाँ सर। मतलब 3rd पोजीशन पे एक कार्बन है। तो यहाँ देखो मैंने 3rd पोजीशन पे कार्बन लिखा है, नीचे की साइड दिख रहा है आप लोगों को। फिर उसी हाँ 3rd सर। पोजीशन के इस साइड में ब्रोमीन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं कार्बन नहीं मानूंगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है ना। सो व्हेनेवर देयर विल बी मेंशन्ड समथिंग हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ब्रोमीन लिखा था तो मैंने यहाँ पे देखो 3rd पे ही मैंने ऊपर ब्रोमीन लगा दिया। ये ऊपर नीचे आप कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ब्रोमीन आप नीचे लिखकर CH3 ऊपर लिख देते तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डन, इतना हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 3rd पे ब्रोमीन भी है प्लस CH3 भी है। ये CH3 बस आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करने आना चाहिए क्योंकि वो वहां पे दिखाई नहीं देता। ठीक, अगर आपने 3rd पोजीशन वाला CH3 आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपने 4th वाला भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा, क्योंकि 4th पे भी तो एक लाइन ऊपर गई है और वहां पे कुछ लिखा नहीं है। इसीलिए देखो मैंने 4th पे भी एक कार्बन ड्रॉ कर दिया है। डन, और बाद में लास्ट फॉर्मेलिटी क्या है कि सबको हाइड्रोजन दे दो। ओके, हाइड्रोजन देने के बाद अब रियल स्ट्रक्चर आपके सामने आ चुका है। स्टैंडर्ड आपको पता है, सबसे पहले किसके बारे में लिखोगे, हैलोजन के बारे में। तो हमारा हैलोजन कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा 3 ब्रोमो, राइट। 3 ब्रोमो के बाद अब इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो मैं डाई लगाकर लिख दूंगा उनको। अगर डिफरेंट होते तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करता, पहले इथाइल लिखता फिर मिथाइल, राइट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। पर यहाँ पे तो दोनों सेम ही है, सेम है तो मैं दोनों को डाई लगाकर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये दोनों को मैंने डाई लगाकर लिख दिया, डाई मिथाइल। दोनों की पोजीशन क्या है, पहले वाले की पोजीशन 3, दूसरे वाले की पोजीशन 4। ठीक, तो पहले हैलोजन का नाम लिखा और बाद में दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन के बाद नाम लिख दिया। एंड लास्टली व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, 7। तो 7 से कौन सी अल्केन बनेगी, हेप्टेन। अब जब ये क्वेश्चन आया था जुलाई 16 में तो आपको मजा आएगा जानकर कि ये देखो ए ऑप्शन ये था और बी ऑप्शन भी देखो वही है। आप अगर कंपेयर करोगे तो दोनों में सब कुछ सेम है, बस अरेंजमेंट का फर्क है। ए ऑप्शन में 3 ब्रोमो पहले है और बी ऑप्शन में 3 ब्रोमो बाद में है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने अभी अभी ऊपर बोला कि हैलोजन पहले ही लिखोगे, आपके बुक में यही बताया गया है। डन, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, जुलाई 16 का क्वेश्चन है। इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पोटेंशियल माने जाते हैं, तो ये लास्ट 10 इयर्स में ही आ रहा है। तो इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन वापस से आ जाए, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा करके। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन आया था अक्टूबर 14 में। आपको ये 2 नाम दिए गए थे और आपसे इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गया था। हाउ वुड यू डू दैट, हमेशा रिवर्स में स्टार्ट करो। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में पहले रिवर्स में स्टार्ट करो। सबसे पहले बनाओ हेक्स 1 ईन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो पहले 6 कार्बन लिखो और उस हेक्स के 1 पे ईन होना चाहिए। ईन मतलब डबल बॉन्ड, तो मैंने पहले 6 कार्बन लिखा और फर्स्ट पे डबल बॉन्ड डाल दिया। हेक्स 1 ईन हो गया।
डन। लास्ट वाला पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जब लास्ट वाला पार्ट हो जाए तो फिर सेकंड लास्ट वाले पार्ट पे जाओ, रिवर्स ऑर्डर में जाओ, लास्ट सेकंड लास्ट, इस तरह से। ठीक, तो अब लास्ट पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब सेकंड लास्ट पार्ट क्या है? 3 इथाइल। ठीक, मतलब इसके अंदर थर्ड कार्बन को टारगेट करो और उसके ऊपर इथाइल ग्रुप लगा दो। डन। और फिर सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी 3 पे उन लोगों ने बोला था क्लोरीन अटैच करने के लिए, वो भी अटैच कर दिया और बाकी के सब सारे कार्बन्स को हाइड्रोजन दे दिए। स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। ओके, सेकेंड वाला देखते हैं। यूज सेम स्टाइल। सबसे पहले लास्ट पार्ट ब्यूटेन, मतलब पहले मैंने 4 कार्बन लिखे। डन। अब उस ब्यूटेन के 2 और 3 पे डाइमिथाइल है। डन। अब ये दोनों साइड से 2 और 3 एक ही पोजीशन पे आएगा, तो आप राइट से जाओ या लेफ्ट से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इस साइड राइट साइड से मैंने कर दिया, आप लेफ्ट साइड से भी करते तो भी स्ट्रक्चर देखने में सेम ही दिखता। ठीक है, तो 2 और 3 पे आपने 2 बार मिथाइल लगा दिया। देखो, पहले ब्यूटेन बनाया 4 कार्बन लिखकर, फिर उस ब्यूटेन के 2 और 3 पे डाइमिथाइल लगा दिया। डन। और फिर उसने बोला था फर्स्ट पे उसके आइडो लगा दो। अब इसमें आप राइट या लेफ्ट वाले किसी भी कार्बन को आप फर्स्ट मान सकते हो। लेफ्ट वाले को मानोगे तो भी दोनों अल्काइल ग्रुप 2 और 3 पे ही आएंगे। तो यहाँ आपके पास चॉइस थी, मैंने राइट साइड में लगा दिया, आप लेफ्ट में भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था अक्टूबर 14 में। देन ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ये तो सबसे सिंपलेस्ट था। ठीक, इसको मैं सबसे सिंपलेस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेंजीन में नंबरिंग आप ही करते हो, तो आप पहले बेंजीन बनाओ और बेंजीन की नंबरिंग कर दो। बेंजीन में टोटल कार्बन 6 होते हैं, और अगर आप उल्टा सीधा भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेंजीन में ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि ऊपर वाला ही 1 होना चाहिए। आप किसी भी एक कार्बन को 1 मानो एंड कीप ऑन गोइंग। बराबर। तो अगर ये ऊपर वाला 1 है तो उसके बाजू वाला 2, 3, 4, 5, 6, और उसने बोला ही था कि फर्स्ट 3 और 5 पे 3 बार ब्रोमीन लगा दो। वही मैंने किया है, फर्स्ट 3 एंड 5 पे मैंने 3 बार ब्रोमीन अटैच कर दिया, बन गया। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो ये इतने क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर पे बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपको एक गेस मिल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कॉमन सिस्टम में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बहुत रेयर होता है कि कॉमन सिस्टम पे क्वेश्चन आए, पर ऐसा भी नहीं है कि आ ही नहीं सकता। आई एम नॉट सेइंग दैट। पढ़ के जरूर जाना, नॉमेनक्लेचर तक सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर। अब नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बोकेटायन। अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो आपके चैप्टर में कहीं पे भी कार्बोकेटायन ऐसा डायरेक्टली पूरा मेंशन नहीं है कि आप इसके बारे में पूरा पढ़ो। तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट कार्बोकेटायन। तो वेरी फर्स्ट, कार्बोकेटायन बनता कब है? जब कार्बन किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड हो और वो अपना बॉन्ड उसके साथ ब्रेक कर ले। अब जैसे एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं ले लेता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास हैलो अल्केन था एक, ये एक अल्काइल हैलाइड है, और इस अल्काइल हैलाइड में मैंने ये हैलोजन को कार्बन से डिटैच कर दिया, अलग कर दिया। ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हैलोजन की, तो जाते जाते बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यही ले जाएगा, मतलब ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यही रख लेगा। और अगर ऐसा हुआ देन व्हाट विल हैपन? जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, क्योंकि बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? बॉन्ड हैड टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया? हैलोजन, राइट? सो दिस बॉन्ड हैड 2 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों के दोनों हैलोजन ले गया। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो अब कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसके बारे में आपको बस इतना ही जानना है कि इसके पास बॉन्ड कितने हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बस ये सब की काउंटिंग करनी है। तो बताओ ये कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हैं? अभी 3 बॉन्ड, राइट? अब इसके ऊपर क्वेश्चन जब आप देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। कार्बोकेटायन फॉर्म कैसे होता है ये सीख लिया आप लोगों ने। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आया है मार्च 13 में। मार्च 13 में पूछा गया था, 4 स्ट्रक्चर दिए गए थे और आपसे इसकी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पूछी गई थी। तो पहले क्वेश्चन पे आने से पहले इसकी स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस केटायन। 3 कार्बोकेटायन आपको दिए जाएंगे,
और इस कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे ये चैप्टर का आगे का पार्ट भी डिपेंड करता है। तो इस पॉइंट को बस इसीलिए मत पढ़ो कि यहाँ पे मैं कार्बोकेटाइन डिस्कस कर रहा हूँ। इस पार्ट को अगर आप समझोगे तो इसके सेकंड पार्ट में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। SN1 SN2 मैकेनिज्म आपने सुना होगा, तो वहां पे भी ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे मेजर रोल प्ले करती है। अब जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ये है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड दैट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये हो गया आपका सीधा सीधा आंसर। अगर स्टेबिलिटी में आप सीधा सीधा जानना चाहते हो कि विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो ये मैंने लिख दी। नाउ यू शुड आल्सो नो व्हाई दे आर मोर स्टेबल। तो मैं एक लास्ट मिनट रिवीजन के हिसाब से एक शॉर्ट में आपको आंसर दे रहा हूँ कि व्हाई टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। रीजन इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन is connected with 3 different carbons। इस तरह टर्शियरी बनाना है तो आप उसको पहले तो 3 कार्बन से कनेक्ट करोगे। ये 3 कार्बन क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप ही होंगे। मतलब टर्शियरी कार्बोकेटाइन में जो कार्बोकेटाइन होता है दैट इज कनेक्टेड विद 3 अल्काइल ग्रुप्स एंड अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अगर ये तीनों अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये जो सेंट्रल कार्बन है ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, 10 कार्बन जिसको मैंने स्क्वायर में बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। पर वो 3 ऐसे ग्रुप से अटैच्ड है जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो वो जो ऊपर वाले 3 ग्रुप्स हैं क्या वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेंगे? इफ दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, ऑफ कोर्स दे वुड डू दिस। तो ये हो गई टर्शियरी की कहानी। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में जो कार्बन होगा वो सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड होगा, राइट? अब ऐसा कार्बोकेटाइन जो 2 अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है उसको इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप दे पाएंगे। और प्राइमरी कार्बोकेटाइन में तो कार्बोकेटाइन सिर्फ एक ही से कनेक्टेड होगा, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई बस एक ही अल्काइल ग्रुप से होगी। नाउ द आंसर इज वेरी क्लियर। अगर आप कंपेयर करो तो तीनों कार्बोकेटाइन्स हैं, मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पर टर्शियरी के पास 3 ऐसे ग्रुप हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो तीनों कार्बन्स को हुई है, पर जो टर्शियरी वाला है उसके पास 3 ऐसे ग्रुप हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन देकर, तो ऑफ कोर्स है कि उसको कमी ज्यादा फील नहीं होगी, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंडरी के पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पर उसको अभी भी 2 लोग तो है कम से कम जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, राइट? तो ये टर्शियरी से तो कम स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास टर्शियरी जितना रिसोर्सेस तो नहीं है। टर्शियरी के पास तो 3 अल्काइल है जो उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इसके पास 2 है, पर है तो सही ना कम से कम, तो ये भी थोड़ा बहुत तो स्टेबल होगा। प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही अल्काइल है जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट? तो अगर इन तीनों को कार्बन्स की कमी हो गई तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसके पास अवेलेबल है? टर्शियरी के पास। इसीलिए टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल होता है, प्राइमरी उससे कम स्टेबल होता है, राइट? बस आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कंपेयर करते टाइम ये बात मत भूल जाना दैट अल्काइल ग्रुप इज या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं इसको, या तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं इसको। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने इसी बेसिस पे दिया है। सो आई होप आप लोगों को रीजन तो मिल गया कि व्हाई टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड व्हिच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन जो आया था मार्च 2013 में। क्वेश्चन वाज इस तरह से, आप लोगों को 4 ऑप्शन गिवन थे। फर्स्ट है CH3, CH2, C, ऊपर भी CH2 CH3, नीचे भी CH2 CH3, ऑप्शन बी CH2 के बीच वाला कार्बन कार्बोकेटायन था। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन क्योंकि ये डायरेक्ट ही पूछा गया था, मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है। अभी जो मैंने ऊपर आपको बेसिक्स बताया, अगर उतना बेसिक आपको याद है आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। नाउ पहले ऑप्शन में दिस वाज द कार्बोकेटायन, इन सेकेंड ऑप्शन this was the carbocation, in third option it was this, and in last option it was this. okay, so ये है वो 4 कार्बोकेटायन। आपसे पूछा गया which of the following is the least stable. okay, I hope आप लोगों ने आंसर के बारे में सोच लिया होगा। See, the question was very simple.
ठीक है, क्योंकि आपसे मोर स्टेबल नहीं पूछा गया है, लीस्ट स्टेबल पूछा गया है। तो लीस्ट स्टेबल तो आप सीधे सीधे बता सकते हो क्योंकि लीस्ट स्टेबल इसमें से एक ही है। क्वेश्चन वाज व्हिच कार्बोकेटायन इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, अब लीस्ट स्टेबल तो आप जानते हो प्राइमरी होगा, और प्राइमरी तो बस यही है, राइट। क्योंकि बाकी के कार्बोकेटायंस कौन कौन से हैं, अगर आप सिर्फ कार्बोकेटायन का टाइप आइडेंटिफाई कर लो तो आपका आंसर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहले वाले में दिस इज टर्शियरी, राइट, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी, और ये भी सेकेंडरी है। और लीस्ट टेबल में अभी अभी मैंने बताया टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, सबसे लास्ट में प्राइमरी आता है। सो दिस वे सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कार्बोकेटायन पे ही मार्च 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन वाज कार्बन एटम इन मिथाइल कार्बोकेटायन contains how many pairs of electrons? How many pairs of electrons? ठीक है, सो अभी अभी जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, इफ यू कैन लुक एट दैट स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज ऑलरेडी क्लियर। 3 बॉन्ड होते हैं, चौथा बॉन्ड तो होता ही नहीं है, और हर एक बॉन्ड से 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। तो इस हिसाब से जो ऑप्शंस थे आपके, वो ऑप्शन था, ऑप्शन 1 वो ए वाज 8, ऑप्शन बी वाज 4, सी वाज 3 and D was 5. How many pairs of electrons are there? 3 pairs. 3 of course. So this is going to be your right answer. 3 bond है, हर एक bond से 1 pair of electron आएगा. So this was the question asked on carbocation stability in March 14. Then there was one more question in July 17. This was a very recent one. ठीक, तो देखो रिसेंटली भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है इन जुलाई 17 का क्वेश्चन तो आप बस पढ़ कर ही सॉल्व कर लोगे, वो तो सीधे सीधे सॉल्व हो जा रहा है। जो मैंने ऊपर लिखा है वही उसका आंसर है, सीधा सीधा आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर ही पूछ लिया था। सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकेटायन, बस इसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शंस में कंफ्यूज किया है। सेकेंडरी इज ग्रेटर देन, टर्शियरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, option B, tertiary is greater than secondary which is greater than primary, option C, ये सब डराने के लिए ऐसा इतना भयंकर बनाया था। अगर आपने ऊपर जो मैं पढ़ा रहा था, if you have listened all that, तो आपको अब तक आंसर दिख भी गया होगा। D was this. Which one is right? B. B option. Tertiary is more stable than secondary, which is more stable than primary. Okay. So इस तरह से कार्बोकेटायन पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कार्बोकेटायन की आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी मतलब बस इतनी इंफॉर्मेशन ही, स्टेबिलिटी पे पूछेंगे वगैरह वगैरह। नाउ आफ्टर कार्बोकेटायन कम्स प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। प्रिपरेशन पे सिर्फ 5 या 6 बार ही क्वेश्चन आए हैं, पर क्वेश्चन आए हैं। प्रिपरेशन में ज्यादा रिएक्शंस भी नहीं है, 4 ही कैटेगरी के रिएक्शंस है जिससे कि आप अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको। द फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्कोहल। इसका भी एक ट्री डायग्राम भेजूंगा, बस उस ट्री डायग्राम को देखकर चले जाना, आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। अभी बस फटाफट रिएक्शन समझ लो और रिवीजन आप लोग वो ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंगली मार लेना। अब अल्कोहल में देयर आर 3। फर्स्ट इज अल्कोहल में एक है HX, दूसरा है PCl3 और PCl5। इन दोनों को मैं एक साथ में ले लेता हूं क्योंकि इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग फॉस्फोरस हैलाइड बोलते हैं। ओके, कलेक्टिवली बोथ आर कॉल्ड फॉस्फोरस हैलाइड। थर्ड इज SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, और बाद में फोर्थ है हैलोजन एक्सचेंज, फिंकेल्स्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं हैलोजन एक्सचेंज लिख दे रहा हूँ।
अच्छा, ये जो हैलोजन एक्सचेंज है, चलो वो अभी नहीं आएगा इसके अंदर, पहले ये तीन पढ़ते हैं, ये तीनों अल्कोहल के साथ हैं। तो 1 by 1 फर्स्ट HX। अब इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, सो होपफुली इस साल भी नहीं आएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा रिएक्शन है इन सब में। इसके अंदर और भी कैटेगरी के अंदर कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, इसके अंदर बहुत कुछ है। जैसे HX मतलब, अब HX भी तो तीन है, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, तो मुश्किल से 10% चांसेस है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के, पर आ सकता है, ऐसा नहीं कि कभी आया नहीं तो आएगा ही नहीं। बट अगर आप इस चैप्टर में से कोई एक रिएक्शन आप छोड़ कर ही जा रहे हो तो उस टाइम पे आप इसको छोड़ सकते हो। रिस्क तो है बट बहुत कम रिस्क है। ठीक, चलो अब इसमें से HCl के लिए क्या करोगे आप? अब HCl में भी तीन है, अब इसमें से आपने HCl लिया तो HCl में भी फर्स्ट इज प्राइमरी अल्कोहल, कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, देन you have secondary alcohol, which somewhere looks like this. This is your secondary alcohol, and last one is tertiary alcohol. टर्शियरी अल्कोहल में OH कहाँ होना चाहिए? टर्शियरी कार्बन पे। सो हियर इट इज। अब इन तीनों में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन क्या होगा कि इन तीनों से आप अल्काइल हैलाइड बनाओगे कैसे। नाउ स्टाइल नोट करो, पहले मैंने तीनों को लिख लिया। ठीक है, अब ऑफ कोर्स है कि तीनों को आपको किसके साथ ट्रीट करना है? HCl के साथ, तो HCl तो तीनों में ही आएगा, HCl, HCl और HCl। तो फिर डिफरेंस कहाँ है तीनों में? डिफरेंस है इनके कैटलिस्ट में। यहां पे एनहाइड्रस ZnCl2 आता है और हीट भी आता है।